आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता दर्शन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को। इसी कड़ी में आज हम लोग 8वें लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि गुरु बीजाणु या उसी को बोला जाता है बीजांड किसे कहा जाता है। तो आज की क्लास की शुरुआत हमको बीजांड या गुरु बीजाणु से करना है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्त्री केसर की संरचना क्या होती है। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि स्त्री केसर जो होता है 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो हमने वहाँ पे बात किया था कि अंडाशय में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग गुरु बीजाणु या बीजांड के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में आज हमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। चलिए, तो ये कहाँ पे स्थित होता है बच्चों? ये होता है स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित होता है। और इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसलिए इसको गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के नाम से जाना जाता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, स्त्री केसर के स्त्री केसर के स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित वह संरचना जिससे जिससे गुरु बीजाणु या स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित वह संरचना जिससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है निर्माण होता है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कहलाता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात बीजांड
बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब हम लोग बात करेंगे कि बीजांड की संरचना क्या है, बीजांड में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को हेडिंग देना है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या माइक्रो स्पोरेंजियम। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं इसका आपको फिगर बना देता हूं। देखिए ये है बीजांड वृंत, जिसको इंग्लिश में फ्यूनिकल के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये है बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण। इसको बोलते हैं
आउटर इंटेगुमेंट। ये जो भीतर की तरफ दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे अंतः अध्यावरण। क्या बोलेंगे? अंतः अध्यावरण। यहीं पर लिख देता हूं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये जो है जिसको बोलते हैं हम लोग भ्रूण कोश। ये क्या है बच्चों? भ्रूण कोश है। एम्ब्रियो सैक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल कहा जाता है। ये जो है जहाँ पे बीजांड द्वार, बीजांड वृंत किससे जुड़ता है जी? बीजांड से जुड़ता है, उसको बोला जाता है नाभिका। इसको बोलते हैं नाभिका कहा जाता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो है नाभिका। हाइलम कहलाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है निभाग। चला जा। तो आपके सामने जो संरचना दिखाई दे रही है, यही है बीजांड। देखिए बीजांड जो है, ये जो भाग नीचे दिखाई दे रहा है वो है बीजांड वृंत। इसके द्वारा बीजांड क्या होता है? अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में स्थित होता है। और इसके बाहर देखिए, ये जो आवरण दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी सुरक्षा करते हैं, उसको बोला जाता है अध्यावरण। बीजांड के बाहर जो आवरण पाए जाते हैं उन्हें अध्यावरण कहा जाता है। और अधिकांश आवृत बीजी पादपों का जो बीजांड होता है, दो आवरण से घिरा होता है। बाहर वाले को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण। कुछ ऐसे भी पादप हैं जिसमें एक अध्यावरण हो सकते हैं, किसी में 3 होते हैं, और कोई कोई ऐसा भी होता है जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पर बीजांड के नाम जो हैं अलग अलग हैं। और यहाँ पे जो गोलाकार संरचना पाई जा रही है, इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम घेरा लगाए हैं। यहाँ पे अध्यावरण के अंदर क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं? कोशिकाएं होती है। ये सभी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीजांडकाय है। तो ये जो आपको वाइट वाइट जो हम बनाए हैं, ये कोशिकाओं का समूह है, जिसको बोला जाता है बीजांडकाय। ये पूरी संरचना है बीजांडकाय कहलाती है। अंग्रेजी में इसको न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है जी। तो गुरु बीजाणु धानी में या बीजांड में बहुत सी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको मुख्य रूप से हम चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। बीजांड या गुरु बीजाणु धानी में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत फ्यूनिकल। देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वही बीजांड वृंत कहलाता है। ये पतली डंठल के समान संरचना है। वृंत मतलब क्या होता है? डंठल, पतली संरचना, जिसके द्वारा बीजांड जो होता है किससे जुड़ा होता है? जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। और ये जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाभिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह पतली वृंत या डंठल के डंठल डंठल के समान संरचना जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से बीजांड अंडाशय से बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड वृंत कहलाता है। जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है, जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है, नाभिका कहलाता है। नाभिका हाइलम कहलाता है। हाइलम कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अध्यावरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बात करते हैं अध्यावरण का। ठीक है, दूसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे अध्यावरण। अध्यावरण, इसको इंग्लिश में
इंटीगुमेंट के नाम से जाना जाता है। बीजांड का आवरण अध्यावरण कहलाता है। बीजांड के आवरण को क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। ठीक है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों का बीजांड दो आवरण से घिरा होता है। बाहर की ओर स्थित आवरण बाह्य अध्यावरण, जबकि अंदर की ओर स्थित आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। ये अध्यावरण संरक्षक आवरण होते हैं, जो बीजांड को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो बीजांड को क्या करते हैं जी? सुरक्षा प्रदान करते हैं। निषेचन के पश्चात ये अध्यावरण बीज चोल में सीड कोट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है जी, सीड कोट में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं। देखिए, तो हम लोग देख लिए कि बीजांड के बाहर जो आवरण पाया जाता है, कवरिंग पाया जाता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अध्यावरण के नाम से जानते हैं। अध्यावरण क्या होते हैं? संरक्षक आवरण होते हैं जो बीजांड को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। और अधिकांश आवृतबीजी पादपों का बीजांड दो आवरण से घिरा होता है। बाहर की ओर जो स्थित होता है उसको बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की ओर स्थित होता है उसको
अंतः अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। निषेचन के पश्चात ये जो अध्यावरण है वो बीज छोल में परिवर्तित हो जाते हैं। बीज छोल का मतलब कोई भी बीज होता है तो उसके बाहर देखिएगा पतला लेयर उपस्थित होता है, उसी को बोला जाता है बीज छोल, या इसी को अंग्रेजी में सीड कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो वैसे बीजांड जिसके ऊपर एक ही आवरण पाया जाता है या एक ही अध्यावरण पाया जाता है उसको बोला जाता है एक अध्यावरणी बीजांड। ठीक है जी। क्या बोला जाता है? एक अध्यावरणी बीजांड। देखिए, वैसे बीजांड जिनके ऊपर एक अध्यावरण पाया जाता है एक अध्यावरणी बीजांड यूनिटैगिक ओव्यूल कहलाता है। ठीक है जी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्यमुखी और हो जाएगा गेंदा। ये दोनों पुष्प आप देखे होंगे जरूर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। फिर से हम बात करते हैं वैसे बीजांड जिनके ऊपर दो अध्यावरण पाए जाते हैं द्वि अध्यावरणी बीजांड बाइटेगमिक ओव्यूल कहलाता है। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अधिकांश आवृतबीजी पादप। क्या हो जाएगा? अधिकांश आवृतबीजी पादपों के बीजांड। फिर से देखिए, कुछ पादपों के जो बीजांड होते हैं उस पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है अनटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है। कुछ पादपों के बीजांड अध्यावरण हीन होते हैं, इन्हें अनटेगमिक या इसी को बोला जाता है अध्यावरण
हीन बीजांड अनटैगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं जी? अध्यावरणहीन बीजांड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, लोरेंथस एवं चंदन। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे भी बीजांड हैं जिनके ऊपर अध्यावरण या आवरण अनुपस्थित होता है, उसी को बोला जाता है अध्यावरणहीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनटैगमिक। ठीक है बच्चों। अब जैसे लीची और अरंडी हो गया, लीची और अरंडी जो हो गया, इसके ऊपर क्या होते हैं? इसके बीजांड के ऊपर 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है त्रिअध्यावरणी बीजांड, ट्राइटैगमिक ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं लीची एवं अरंडी में 3 अध्यावरण युक्त बीजांड पाए जाते हैं। इन्हें या ऐसे लिख देते हैं, ये त्रिअध्यावरणी बीजांड, इन्हें या ऐसे लिखे, इन्हें त्रिअध्यावरणी बीजांड ट्राइटैगमिक ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया किसका बात? ये हो गया बीजांड का, अध्यावरण का बात। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे बीजांड काय का। बीजांड काय, न्यूसेलस। देखिए, जो बीजांड का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो मृदुतक कोशिकाओं से क्या होता है? घिरा होता है। ये बीजांड का क्या होता है? ये इसमें जो कोशिकाएं होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये क्या करती है? बीजांड को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है। अध्यावरण से घिरा कोशिकाओं का समूह बीजांड काय, बीजांड काय कहलाता है। ये मृदुतक कोशिकाओं
से बनी होती है जो पोषक तत्वों से युक्त होती है तथा 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 बीजांड को पोषण देने का कार्य करती है। बीजांड को पोषण प्रदान करती है। इन्हीं कोशिकाओं से भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ठीक है जी, ये हो गया बीजांड काय। अब देखिए नीचे फिगर में हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बीजांड में अध्यावरण यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं। तो बीजांड में एक जगह पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण यहाँ पे छिद्र का या द्वार का निर्माण होता है। इसे ही हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। और ये बीजांड द्वार क्या करता है, पराग नलिका इसी के द्वारा अंडाशय में प्रवेश करती है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन और H2O का भी अवशोषण करता है। क्योंकि बीजांड भी क्या है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उसको पोषण की आवश्यकता है। तो पोषण तो बीजांड काय से मिल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन श्वसन के लिए चाहिए और जल कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक और प्रमुख तत्व होता है। तो यहीं से बीजांड को क्या होता है, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रोपाइल के बारे में। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्योंकि इतना में हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं बीजांड द्वार का। तो चौथे नंबर में हेडिंग लगाएंगे बीजांड द्वार, जिसको इंग्लिश में माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। तो क्या है जी बीजांड द्वार, तो बीजांड में एक स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, जिससे एक छिद्र या द्वार का
निर्माण होता है। इसे बीजांड द्वार कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है जी। इसी से होकर पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। यह O2 एवं H2O का अवशोषण करता है। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन और H2O भी इसी के द्वारा क्या होते हैं? बीजांड के पास पहुंचते हैं। तो ये तो हो गई संरचना किसकी? बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की। तो गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की परिभाषा हम लोग लिखे थे कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड ऐसी संरचना है जो स्त्री केसर के अंडाशय में पाई जाती है और इसी से क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। जैसा कि हम लोग देखे थे, लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और उन्हीं लघु बीजाणुओं से क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है और जो आगे चल करके क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड में जो बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं उन्हीं में से एक कोशिका क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है, उसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है और वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और वही क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन से क्या करती है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और उसी से बनता है भ्रूण कोश। क्या बनता है जी? भ्रूण कोश जो होता है वो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। जैसे कि परागकण नर युग्मोद्भिद का क्या होता है? प्रथम कोशिका होता है। मादा युग्मोद्भिद का मतलब क्या हुआ? कि ये वही संरचना है जिससे मादा युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग है गुरु बीजाणु जनन। क्या है जी? गुरु बीजाणु जनन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम लोग गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नए स्लाइड पर चलते हैं और हेडिंग लगाते हैं गुरु बीजाणु जनन। देखिए, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, परिभाषा क्या हो गया? गुरु बीजाणु
कहानी में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिएगा, मैं इसको पहले फिगर से समझा देता हूँ और उसके बाद से हम बात करते हैं। होता क्या है कि जो बीजांड है, जैसे ये बीजांड है, ये बीजांड हो गया। तो इसमें देखिए बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं जी? बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसी में से एक कोशिका, इन कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और उसका केंद्रक क्या हो जाता है? जीव द्रव सघन और केंद्रक अस्पष्ट हो जाता है। तो देखिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कि इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है। तो इस कोशिका को हम ऐसे दिखा लेते हैं कि एक कोशिका बड़ी हो गई और उसका केंद्रक क्या हो गया? अस्पष्ट हो गया। तो ये है, एक कोशिका बड़ी हो जाती है और उसका केंद्रक अस्पष्ट हो जाता है और ये बन जाता है, क्या बन जाता है जी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। ये है सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। एक कोशिका बड़ी हो जाती है, इसको हम यहाँ से उठा के दिखाएं। अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ये है 2n। ठीक है। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बच्चों?
अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन से आपको पता है कि एक कोशिका से क्या होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 4 कोशिका हम यहाँ पे दिखा देते हैं, 4 कोशिका हम दिखा देते हैं। दूसरे कलर से हम इसको दिखाते हैं। जैसे एक को हम ऐसे दिखा लेते हैं और बाकी को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो एक कोशिका से कितनी बनी, 4 कोशिकाएं बनी। और मतलब अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनी और ये चारों कोशिका कहलाती है, ये चारों कोशिका जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। अब इसमें से 3 जो होती है नीचे की तरफ, जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, वो अक्सर नष्ट हो जाती है। और यही जो होता है वो सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। किसके तरह कार्य करने लगता है? सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो है एक बच जाता है, 4 बनते हैं जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है 2n था और ये है n। ठीक है। अब इसमें देखिए ये बन जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये भी क्या है? n है, अगुणित है। अब इसमें होता है समसूत्री विभाजन। और किसका विभाजन होता है? केवल केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है केवल केंद्रक का। तो पहला समसूत्री 1 होता है। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं? 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर से देखिए इसमें समसूत्री 2 होगा। क्या हो जाएगा जी? समसूत्री 2 हो गया। तो 2 से कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। 4 केंद्रक बन गए, केवल केंद्रक का विभाजन हो रहा है। और फिर से होता है समसूत्री 3। क्या होता है? समसूत्री 3 होता है। तो 4 से कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। इस तरीके से 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तीन केंद्रक जो चले जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से होता है। इसमें देखो ये जो ध्रुव की तरफ है 4 हैं। इसमें फिगर में थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे कि ये जो 4 जो है ना, हाँ इस तरीके से 2 2 4, ये जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा, कुछ समय के बाद इसमें क्या होगा, विकास होगा। और क्या होता है कि एक एक केंद्रक क्या होते हैं, दोनों ध्रुवों से बीच में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की संरचना प्राप्त होती है। एक एक केंद्रक चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल कितने थे, 8 थे। अब इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के वजह से ऊपर की तरफ 3 केंद्रक है तो 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ 3 केंद्रक है तो 3 कोशिकाएं,
बनती है और 3 कोशिकाएं ऊपर 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ बनती है। तो देखिए कुछ इस तरीके की संरचना बन जाती है। एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया, एक कोशिका एक हो गया। अब ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर, और एक यहाँ पे जो कोशिका होती है वो बड़ी होती है, ये बन जाती है। ठीक है। और बीच में ये 2 केंद्रक होते हैं। ये 2 केंद्रक कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्रक, या इसी को बोला जाता है, ये ध्रुवीय केंद्रक हैं। और ये बाद में भी क्या होता है, ये कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो इसका नाम है ध्रुवीय केंद्रक। ये है ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है जी, ये है ध्रुवीय केंद्रक। अब ये फिर से बाद में होता है, ये केंद्रक भी है, कोशिकाओं में क्या हो जाता है, इसके भी कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाते हैं और ये भी कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो अंततः हमको एक संरचना मिलती है जिसको हम लोग भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। तो 3 कोशिका ऊपर की ओर, 3 कोशिका नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो कोशिका होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, बीच वाली कोशिका। और ये बीच में ये भी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ये जो 3 कोशिकाएं हैं, इसको बोला जाता है प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका। ये जो होता है द्वितीयक केंद्रक हो जाता है, या इसी को बोला जाता है ध्रुवीय कोशिका। ये एक ही कोशिका है और यहाँ पे देखिए 2 केंद्रक है तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब ये जो है और ये जो है, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका है। ठीक है। और बीच में ये जो कोशिका बड़ी सी दिखाई दे रही है वो है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। इसको ध्रुवीय कोशिका ना कह करके केंद्रीय कोशिका कहना सही रहेगा ज्यादा। और ये जो संरचना आपके सामने जो दिखाई दे रही है वो है भ्रूण कोश। ये क्या है जी, भ्रूण कोश है। तो ये सभी घटनाएं किसके अंदर हो रही है, गुरु बीजाणुधानी मतलब बीजांड के अंदर हो रही है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर से हम क्या करते हैं, इस बीजांड की संरचना बना देंगे जिसमें हम किसको दिखा देंगे, भ्रूण कोश को दिखा देंगे। ये बीजांड है और बीजांड के अध्यावरण के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में से एक कोशिका क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और इसी को बोला जाता है प्रपशु कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, प्रपशु कोशिका है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रपशु कोशिका। ठीक है बच्चों। अब इसमें बहुत सारे डिटेल में बताया जा सकता है क्योंकि ये कोशिका जो विभाजित होती है तो एक भित्तीय कोशिका भी बनती है, लेकिन उतना डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि उतना पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। हमको ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं करना, हमको जो चीज़ें ज़रूरत है
वहीं पढ़ने, पहले मैं पढ़ाता था लेकिन अब चूंकि वो पूछता नहीं है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसी में से एक कोशिका क्या हो गई, बड़ी हो गई, उसका जीव द्रव सघन हो गया, केंद्रक स्पष्ट हो गया और उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और 4 कोशिका में से इसमें 3 कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और एक कोशिका क्या हो जाती है, बची रह जाती है और सक्रिय हो जाती है, जिसको बोलते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये सभी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिसमें से 3 नष्ट हो गई, एक बची हुई है। तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है जिसमें क्या होता है, केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 2 से 4 केंद्रक बनते हैं और फिर से होता है तो 3 बार समसूत्री विभाजन होता है केंद्रकों के वजह से, जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। 4 केंद्रक एक तरफ होते हैं, 4 केंद्रक मतलब 4 केंद्रक ऊपर की ओर और 4 केंद्रक क्या होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि विपरीत ध्रुवों से, मतलब ये अगर बीजांड का ये निभागीय सिरा है, ये बीजांड द्वारी से, क्योंकि ऊपर क्या होता है, निभाग होता है और नीचे बीजांड द्वार होता है, तो एक एक कोशिकाएं ऊपर से, एक कोशिका, एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक नीचे से बीच में आ जाते हैं और दोनों आपस में इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं बन जाती है और नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं बन जाती है। तो जो ऊपर की ओर कोशिकाएं होती है उसको प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जाना जाता है और नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती है तो बीच में जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका, और यही क्या होता है, मादा युग्मक होता है। जबकि अगल बगल की जो 2 कोशिकाएं होती है उसको सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये जो संरचना प्राप्त होती है उसको बोलते हैं भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो है सभी घटनाएं किसमें हो रही है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में। तो बीजांड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसको हम फिगर में दिखा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए अब बीजांड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये है एंटीपोडल सेल। ये जो है पीली वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये है सहायक कोशिका। इसको सिनर्जिड कहा जाता है। और ये है अंड कोशिका। या
मादा युग्मक। ठीक है जी। और यहाँ पे दो कोशिकाएं होती है, केंद्रक जो है जुड़ा हुआ है, ये पूरी की पूरी एक कोशिका है, इसको हम जानते हैं केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक, क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये है 2n। तो इसके अंदर उपस्थित आप देख सकते हैं कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं हैं, और केंद्र कितना है जी, 8 है। ठीक है। और ये जो अंदर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है भ्रूण कोश। पूरा का पूरा क्या है जी, भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक प्रारूपी बीजांड जो होता है उसका भ्रूण कोश कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ठीक है जी। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समझ में आ गई। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजांड काय की कोशिकाओं में से एक कोशिका क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक क्या हो जाता है, सघन होता है, जीवद्रव सघन हो जाता है, और केंद्रक क्या होता है, अस्पष्ट हो जाता है। और उसमें समसूत्री विभाजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। उन्हीं में से एक गुरु बीजाणु क्या होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है, और उसमें बार बार 3 बार समसूत्री विभाजन होने से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, और फिर से जीव द्रव का विभाजन होने से कोशिकाएं बनती हैं, 7 कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें 3 कोशिका निभाग की तरफ होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रथमुख या प्रतिवैशांत कोशिका के नाम से जानते हैं। जबकि 3 कोशिका बीजांड द्वार की ओर बनती है, जिसमें से बीच वाली कोशिका बड़ी होती है, जिसको अंड कोशिका, और जबकि अगल बगल की कोशिकाएं जो छोटी होती है उनको सहायक कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों को, ये जो 3 है, मतलब ये और ये जो है, कौन, ये और ये, इसको बोला जाता है अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, या इसी को बोला जाता है अंड उपकरण। अंड उपकरण या अंड समुच्चय। ये है एग एपरेटस। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या करते हैं, चीज़ों को लिख देते हैं। ठीक है, देखिए बीजांड काय में उपस्थित कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है तथा इसका जीव द्रव्य सघन एवं केंद्रक अस्पष्ट हो जाता है।
इस कोशिका को प्रपशु कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से चार गुरु बीजाणुओं का चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि एक कोशिका सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है जी। और इस सक्रिय लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में लगातार क्रमशः 3 समसूत्री विभाजन से क्या होता है, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो विभाजन होता है स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। इस सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में लगातार 3 स्वतंत्र केंद्रकीय समसूत्री विभाजन से आठ केंद्रकों का निर्माण होता है। अब फिर क्या होता है, दोनों ध्रुवों से, मतलब दोनों किनारों, मतलब ध्रुवों से क्या होगा, किनारे से, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं
इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। इन्हें द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। ठीक है जी, इन्हें क्या कहा जाता है जी? द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। अब जीव द्रव्य का विभाजन होने से जीव द्रव्य का विभाजन होने से 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ तथा 3 कोशिकाओं का निर्माण नीचे की ओर होता है। मध्य में स्थित ध्रुवीय केंद्रक भी कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से एक कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार से सात कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना प्राप्त होती है, जिसे भ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो भ्रूण कोश में क्या है? 7 कोशिका है और 8 केंद्रक है। अब हम हेडिंग डालते हैं भ्रूण कोश। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है जी, चलिए हेडिंग डालेंगे भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक। देखिए भ्रूण कोश, कोश का मतलब क्या होता है? थैलीनुमा संरचना। कोश उसको बोलते हैं जिसमें कुछ रखा जाता है। तो भ्रूण कोश क्या है? बीजांड के अंदर पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचना है, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है।
ठीक है। भ्रूण कोश क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा, भ्रूण कोश मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। भ्रूण कोश मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें क्या होता है? विकास होता है, परिवर्धन होता है, पोषण प्राप्त करता है, और इसी में क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए, यह एक थैलीनुमा संरचना है जो बीजांड के मध्य में पाया जाता है। भ्रूण कोश में निम्नलिखित कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो ऊपर की तरफ है, निभाग के ऊपर जो स्थित 3 कोशिकाएं हैं, इसको प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका कहा जाता है। इसका कार्य कोई विशेष नहीं होता है। ये क्या होता है? अंत में नष्ट हो जाता है और भ्रूण कोश को क्या करता है? पोषण देता है। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और ये सभी की सभी क्या होती है? अगुणित होती है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसका बात करेंगे, बीच में जो कोशिका होता है इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक केंद्रक, या इसी को बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। ये 2n होता है। फिगर में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये क्या है? बाद में प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में बन जाता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, और यही जो होता है बाद में भ्रूणपोष बनता है। कोश नहीं, भ्रूणपोष बनाता है। और वहाँ पर क्या होता है? निषेचन जब होता है तो ये बन जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और वही भ्रूणपोष में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये त्रिगुणित संरचना बन जाती है। और इसमें नीचे की तरफ, जो बीजांड द्वार की तरफ नीचे की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती है, उसमें 2 कोशिका क्या होती है? सहायक कोशिका होती है, और बीच वाली कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका होती है, और वही क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो इस तरीके से भ्रूण कोश ही वो संरचना है जिसमें क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि भ्रूण कोश जो है मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भ्रूण कोश मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नाम से स्पष्ट है कि जहाँ मादा का क्या होता है? उद्भव होता है, जन्म होता है, मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है जी? निभाग की तरफ
स्थित 3 कोशिकाएं प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका कहलाती है। ये भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करती है और अंततः नष्ट हो जाती है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को नहीं पता चला है। ये नष्ट हो जाती है, इनके विशेष कोई कार्य नहीं है। ठीक है। दूसरी जो कोशिका है वो है केंद्रीय कोशिका या इसी को कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 2 केंद्रक है, बहुवचन है, इसलिए इसको हम लिखते हैं द्वितीयक केंद्रक। ये क्या होता है, भ्रूण कोश के, ये भ्रूण कोश के, यह भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होता है क्योंकि एक ही कोशिका है। यह भ्रूण कोश के, यह भ्रूण कोश के मध्य में भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होता है। यह द्विगुणित कोशिका होती है, यह द्विगुणित कोशिका होती है जो निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3N में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन हम पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ें फिर से आएंगी कि किस प्रकार से जो केंद्रीय कोशिका है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है और वहीं बाद में किस में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है।
यहाँ पे दो शब्द हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। ठीक है जी। भ्रूण पोष जो बनेगा वो भ्रूण को पोषण देगा। निषेचन के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बीजांड द्वार की तरफ स्थित, बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती है जी, 3 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर 3 अगुणित कोशिकाएं होती हैं, जिसमें मध्य में उपस्थित कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक होती है, जबकि पार्श्व में स्थित, पार्श्व मतलब अगल बगल, पार्श्व में स्थित, इसके एक बाएं तरफ और दूसरा दाएं तरफ, पार्श्व में स्थित कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। कोशिका नहीं, कोशिकाएं लिखेंगे आप, सहायक कोशिका कहलाती हैं, क्योंकि 2 कोशिका हो जा रही है ना जी, कहलाती है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो कोशिका है अंड कोशिका या वही मादा युग्मक है जिसका निषेचन नर युग्मक से क्या होगा, निषेचन होगा, तो उससे क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब ये जो सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका में तंतु रूप समुच्चय पाया जाता है। ये संरचनाएं होती है जो पतली पतली तंतु के समान होती है, जिनसे जिनसे रासायनिक पदार्थों का जिनसे रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है, जो
पराग नलिका का क्या करती है जी? इनसे जो रासायनिक पदार्थ स्राव होता है तंतुरूप समूह से, वो रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं? पराग नलिका का पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, उनको पथ दिखाती हैं कि पराग नलिका क्या हो जाए, बीजांड में प्रवेश करे और बीजांड द्वार से होते हुए किस में चला जाए? पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करे और बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश कर जाए। कुछ स्पेशल केमिकल क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं, और पराग नलिका इनके मार्गदर्शन में क्या करती है? गति करती है। तो जो पराग नलिका का पथ, यहाँ पर लिखेंगे, जो पराग नलिका का पथ प्रदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन करती है, इसका मतलब हुआ, अर्थात पराग नलिका इनके प्रभाव में गति करती है। तथा बीजांड द्वार से बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, या इसी पर हम नोट कर देते हैं। हमको नोट करना है, नोट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक पाए जाते हैं। नोट में लिखेंगे, भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें से एक कोशिका जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, द्विगुणित होती है, जबकि शेष
जबकि शेष 6 कोशिकाएं अगुणित होती है। आप इस चीज़ को याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की पढ़ाई गई सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और चीज़ें क्लास में ही क्लियर हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो हम अपनी तरीके से अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको क्या हो, एग्ज़ाम में सहायता मिले। ठीक है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जो भी चीज़ें बताई जाती है उसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, तो उसको शेयर ज़रूर करें, उनको इसके बारे में बताएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र क्या हो सकें, लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।